मेन पॉइंट पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में वंशागत प्रारूपों के आनुवंशिक लक्षणों का अर्थ मेंडल के नियमों को प्रतिपादन तक के कारक जो वंशागत के प्रतिरूप को नियंत्रित करते हैं उनके बारे में जानकारी थी। 100 वर्षों बाद अनुमानित आनुवंशिक पदार्थों का पता चल पाया था। कितने वर्ष लग गए थे? 100 याद रखने के लिए। अब अधिकतर जीवों में यह आनुवंशिक पदार्थ डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल था, जो कक्षा 11 में आपने पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, नहीं तो ऐसे ही स्लाइड मिलेगी तुम्हें। सजीवों में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल मिलते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और राइबो यानी आरएनए। अधिकतर जीवों में आनुवंशिक जो पदार्थ डीएनए में होता है, कुछ विषाणुओं में आरएनए के रूप में होता है। बस यहीं से क्वेश्चन बनता है, लेकिन यह अधिकतर भागों के रूप में कार्य करता है। डीएनए आनुवंशिक होता है, कुछ विषाणुओं में आरएनए का आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मिलता है, लेकिन यह अधिकतर भागों में है। और आरएनए की अन्य कार्य भी है। तो कौन से? देखो यहाँ से जो कार्य है, संरचनात्मक, बीमारी वो संरचना और कुछ स्थितियों में उत्प्रेरक का कार्य करता है। न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना में एकल इकाइयों से जोड़कर न्यूक्लियो अम्ल बहुलक बनाने के बारे में आप पढ़ चुके हैं। और देखो इसकी प्रकृति की मानो क्या बनेंगे, प्रकृति की संरचना के बारे में, आरएनए के निर्माण की विधि में, अनुलेखन यानी आनुवंशिक कोड, प्रोटीन के अमोनियम अम्ल को क्रम से यहाँ में अध्ययन करेंगे। नियंत्रण के प्रारंभ के आधार के बारे में पढ़ेंगे। मानव जीनोम न्यूक्लियोड के क्रम रूपांतर जीनोम की नए महाकल्प को आरंभ हुआ है। अंतिम खंड में मानव जीनोम की आवश्यकता के पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे और चर्चा की शुरुआत करते हैं डीएनए से। ठीक, डीएनए डीऑक्सीराइबो एक लंबा बहुलक है। क्या है जी? बहुलक है डीएनए। इसका नाम तो ये है, ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की लंबाई सामान्यतः इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स युग्म का 4 युग्म से है, जो आगे स्लाइड में क्लियरली है, पर निर्भर है। यह किसी भी जीव की विशेषता होती है। एक जीवाणुपोषी 5×174 कहते हैं, जिसमें 5 या 386 न्यूक्लियो मिले हुए हैं। जीवाणु को लैम्डा में 48,502 4 युग्म, जो संख्या याद रखने की है। अब मैंने इसमें स्लाइड जोड़ी, उसमें भी है 4.6×10⁴ युग्म मनुष्य के डीएनए में कहता है 3.3×10⁴ युग्म इस लंबे बहुलक की संरचना का वर्णन करते हैं। ये मेन जो लाइन लगाएंगे, ये संख्या पूछी जाती है। नहीं देखो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला डीएनए आरएनए की रासायनिक संरचना। न्यूक्लियोड के 3 घटक होते हैं, नाइट्रोजन 4, पेंटोस शर्करा। आरएनए के मामले में रिबोस, डीएनए में डीऑक्सीरिबोज होता है और एक फास्फेट ग्रुप होता है। नाइट्रोजन 4 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स, ग्वामीन, पायरिन, साइटोकिन, न्यूक्लियस थाइमिन। और साइटो के अनुसार आरएनए दोनों में मिलता है, जबकि थाइमिन डीएनए में मिलता है और थाइमिन के स्थान पर यूरोसिल आरएनए में मिलता है। साइटो 4 नाइट्रोजन ग्लाइकोल बंध द्वारा पेटास वंशी हाइड्रोक्सिल ओएच से जुड़कर एक न्यूक्लियोसाइड बनाते, जैसे एडिनिल और डीऑक्सी एडोनोसिन ग्वामीन या डीऑक्सी ग्वामीन साइटोकिन और डीऑक्सी एस्टीन या यूरोडिन डीऑक्सी बनाते हैं। डीऑक्सी ग्वाकिन साइटोन डीऑक्सी साइटोडीन या यूरोडिन या डीऑक्सी थायमिन। जब फास्फेट समूह फास्फेट बंध द्वारा कितने 5C से न्यूक्लियोसाइड के 5C से हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ जाता है, तो इससे संबंध न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। डीऑक्सी न्यूक्लियो उपस्थित शर्करा के 2 प्रकारों का निर्माण होता है। 2 न्यूक्लियोसाइड्स कितने 3 से 5 फास्फोसाइड बंध द्वारा जुड़ते हैं और न्यूक्लियो का निर्माण कर देते हैं। इसी तरह कई न्यूक्लियोटाइड्स जुड़कर एक पॉली न्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस तरह से निर्मित बहुलक राइबो शर्करा 5' के किनारे स्वतंत्र
फास्फेट समूह में मिलता है जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला 5' किनारा कहते हैं। ठीक इसी तरह से बहुलक के दूसरे किनारे की श्रृंखला 3' हाइड्रोक्साइड समूह से जुड़ा होता है, यानी इसका विपरीत हो जाता है। देखो एस जुड़ा हुआ है, एस फास्फेट है, पी और ए जुड़ा हुआ है, एडिनल है प्रोटीन एस देखो, फिर एस पी से जुड़ा हुआ है, फिर जी, फिर टी, पी से एच सी एच, 3 हाइड्रोक्सिल ओ एस सी, फिर सी। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, इसको बना के देखो। इसी देश का श्रृंखला किनारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला के आधार का निर्माण श्रृंखला के फास्फेट से होता है। काम की चीज़ ये वाले फास्फेट से होता है। ठीक, ये वाले नाइट्रोजन शर्करा का अंश जुड़ा होता है। कौन सा? नाइट्रोजनी शर्करा का अंश जुड़ा होता है। ये बताई थी मेरे काम की बात। पढ़ो। आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष के राइबोज की 2 की जगह पर एक अतिरिक्त हाइड्रोक्सिल स्थित होता है। आरएनए में थाइमिन किसे मेथिल यूरिक 5 मेथिल यूरोसिल थाइमिन का दूसरा रासायनिक नाम है। की जगह पर क्या लेते हैं? यूरोसिल मिलता है। क्या मिलता है? यूरोसिल। पेनरिच 1869 में केंद्रक मिलाने पर अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज की थी मैक्सवेल ने। उसने इसका नाम न्यूक्लियन दिया। एक लंबे संपूर्ण बहुलक तकनीकी की कमियों के कारण विलगित करना कठिन था। इसके लिए लंबे समय से डीएनए की संरचना को स्पष्ट जानकारी नहीं थी। मॉरिस विल्सन ने, रोजरलैंड फ्रैंकलिन ने एक एक्सरे आंकड़े आधारित 1953 में दे दिए थे। ठीक, और क्रॉक के द्वारा जो कुंडली नमूना प्रस्तुत भी किया गया था। उनके प्रस्तावों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के 2 लड़ियों के बीच 4 युग्मों की उपस्थिति का बहुत प्रमाणित श्रृंखला चयन थी। उपरोक्त प्रस्ताव 2 कुंडली डीएनए की डार्विन 4 ग्राफ के परीक्षण के आधार पर था, जिसमें बताया गया कि एडिनिल और थाइमिन, एडिनिल की ए, थाइमिन की टी, और ग्वानिन की जी और साइटोसिन की सी, ये संकेतों से लिखते हैं, अनुपात में एक दूसरे के बराबर रहता है। 4 युग्म याद रखना बराबर रहता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं खास विशेषताएं, ये श्रृंखलाएं एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए एक रज्जु में स्थित 4 क्रमों की जानकारी दूसरी रज्जु के 4 क्रमों की कल्पना कर सकते हैं। यदि डीएनए में इसे पैतृक डीएनए कहते हैं कि प्रत्येक रज्जु में नए रज्जुक विश्लेषण हेतु टेम्पलेट का कार्य करते हैं। इस तरह 2 कैसे बन जाता है? 2 रज्जु की डीएनए, जिसे सतत डीएनए कहते हैं, का निर्माण होता है, तो पैतृक डीएनए के समान होता है। इसीलिए पैतृक के समान होता है। इस कारण आनुवंशिक डीएनए की संरचना के बारे में स्पष्ट जानकारी मिली। क्या मिली? देखो, पहला पॉइंट, यह 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से जिसका आधार शर्करा फास्फेट होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वह क्षार की भीतर की ओर कैसा होता है? प्रक्षेपी होता है। दोनों श्रृंखलाएं समानांतर ध्रुवणता रखती हैं। मतलब एक श्रृंखला ध्रुवणता 5 से 3 की ओर जाती है, तो दूसरी 3 से 5 की ओर जाती है, उल्टा हो जाता है। दोनों रज्जुकाओं का क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध युग्मक क्षार युग्म बनाते हैं। कौन सा? हाइड्रोजन वाला बंध। एडिनल थाइमिन जो विपरीत इसको समझते हैं। देखो 5 पर ये देखो इस तरह से 1 2 3 4 जिसमें जुड़े हैं, 1 2 3 4 पी नीचे जुड़े हुए हैं, एच सी, फिर ए जुड़ा है, फिर टी पर ओ एच समूह है, 3 हो गया, एच सी, फिर पी हो गया, फिर एच सी, ये वाला बात की थी पहले की। इसी तरह से जुड़े हैं। देखो एस जुड़ा है, फिर जाके श्रेय पर पंचभुज जैसा बना है, 1 2 3 4 पंचभुज है, 5 वाला हो गया। फिर एरिनल जुड़ा है, फिर टी थाइमिन, फिर ओ एस समूह जुड़ा है। देखो जी वाला खा लिए इस तरह से 3 हो गया जो, क्योंकि ई और एच सी, फिर पी सी, इस तरह से। अब जाकर रिवर्स हो जाता है। देखो इसी तरह से ये चल रहा है। ए जुड़ा है, टी जुड़ा है, फिर जी जुड़ेगा, फिर सी, फिर जी, फिर सी,
फिर ए और टी, ए का टी तो यहाँ ए आ जाएगा और यहाँ टी। यहाँ जी है तो जी इधर को आ जाता है, सी इधर को आ जाता है, ए सी जी आ जाता है। अब इसकी संरचना याद रखो कितनी है, हाइड्रोजन बंद, ये हाइड्रोजन बंद है, ठीक है। इसके नाम याद रखो, ये 3 वाली है और ये 5 वाली है। 1-2 बार ऐसी वीडियो देख लेते याद हो जाएगी। देखो हाइड्रोजन बंध बनाते ठीक इसी तरह से गुआनिन साइटोन से 3 हाइड्रोजन बंध जुड़े रहते हैं, जिसके फलस्वरूप सदैव यूरिन विपरीत दिशा में यानी पिरीमिडियन होता है। इसमें कुंडली के दोनों रज्जकों के बीच लगाई लगभग दूरी समान रहती है। 5 चित्र में देखो एडिनल के लिए पीला सा है इतना, और थाइमिन के लिए देखो ये है, और साइटोसिन के लिए है गुआनिन। देखो बेस कैसे जुड़ा है, इन दोनों से जुड़ा है। देखो साइटोसिन ले लिया उसने, और ये कौन सी है, गुआनिन है, दोनों से ये बता रहा है बेस के लिए। दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्त कुंडलित होती हैं और करोड़वां भाग यानी करोड़वां 10 का करोड़वां भाग यानी 10/9 मीटर के बराबर होता है। प्रत्येक घुमाव में लगभग कितने 10 मिलते हैं। परिणामस्वरूप एक कुंडली में लगभग 4 युग्म के बीच दूरी कितनी है, 0.34 नैनोमीटर की दूरी होती है। जो कुंडली क्षार में की सतह पर एक दूसरे को परिचित होते हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध कुंडली संरचना की स्थिति प्रदान कर दें, प्यूरिन पिरामिड की संरचना की तुलना कर देंगे। देखो डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच की दूरी हमेशा समान क्यों होती है, इसका जवाब अगली स्लाइड में दिया है। डीएनए की 2 कुंडली संरचना का प्रस्ताव यू प्रक्रमी के आनुवंशिक उलझाव को सरल तरीके से व्याख्या करने में सक्षम है। कौन सा, यू प्रक्रमी। देखो डीएनए की प्रतिकृति, फिर अनुलेखन होगा, फिर ये क्या बनेगा, mRNA बनेगा, फिर रूपांतरण होगा, तब प्रोटीन बनेगी। जो मूल सिद्धांत है, क्रिक ने मूल सिद्धांत को सेंट्रोड्रोमा का विचार प्रस्तुत करके स्पष्ट किया। किसने किया था, सेंट्रोड्रोमा को किसने किया था, क्रिक ने। ये गया क्रिक। आनुवंशिक सूचनाओं का भाव डीएनए से आरएनए में इससे प्रोटीन की तरह रहता है, यानी डीएनए बनेगा, फिर आरएनए, फिर प्रोटीन। कुछ विषाणुओं में उपरोक्त भाव विपरीत दिशा में होता है, ठीक। इस प्रक्रम के लिए एक साधारण नाम का सुझाव कर सकते हैं, करो भाई, क्वेश्चन है। देखो डीएनए कुंडली की पैकेजिंग, लगातार 2 क्षारों के बीच की इतनी दूरी मान ली जाती है 0.3 नैनोमीटर, 0.34 10/9 मीटर मान ली जाए तो एक प्रारूपी स्तनधारी डीएनए कुंडली की लंबाई की गणना साधारण रूपी क्षार युग्म को लगातार 2 क्षारों के बीच की दूरी की गणना कर सकते हैं। 6.6 10/4 इतने मीटर प्रति युग्म किया जाए तो यह लगभग 2.2 मीटर के बराबर होती है। यह लंबाई प्रारूपी केंद्र की लंबाई चौड़ाई की कितनी 10/6 लंबाई प्रारूपी केंद्र की लंबाई चौड़ाई से काफ़ी अधिक होती है। यहाँ देखो ये है मेन चीज़, कितनी 10/5। यह एक लंबा बहुलक कोशिका जैसे पैकेज्ड होता है। कैसा होता है, पैकेज्ड होता है। देखो स्टोन अणु का लगभग स्टोन अष्टक होता है, HI स्टोन और डीएनए तो गुणा कर लगा सकते 6.9 क्षार युग्म की प्रति युग्म क्षार की जाए तो कितनी 2.2 हो जाती है। यह लंबाई प्रारूपी लंबाई चौड़ाई लगभग 10/9 मीटर से काफ़ी अधिक होती है। एक लंबा बहुलक कोशिका को कैसे पैकेज करता है। यदि ई कोलाई डीएनए की लंबाई 1.6 मिलीमीटर है तो क्या आप ई कोलाई में क्षार युग्मों की संख्या गणना कर सकते हैं। यस कर सकते हैं, बताएंगे आगे। असीम केंद्रकों जैसी ई कोलाई जब नीट में तो केवल बेटा नीट में से यही क्वेश्चन रखता है। ई कोलाई इसे स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता, इसके बावजूद भी डीएनए पूरी तरह से नहीं फैलता है। डीएनए ऋणात्मक आवेश, कुछ प्रोटीन धनात्मक आवेश
से बनकर जगह में स्थित होती है जिसमें केंद्राभ यानी न्यूक्लियाइड कहते हैं। न्यूक्लियाइड में डीएनए बड़े लूज से होते हैं जो प्रोटीन से जुड़े होते हैं। समीप केंद्र की संरचना है यह काफ़ी जटिल होती है। धनात्मक आवेशित प्रोटीन कैसा होता है, क्षारीय प्रोटीन समूह होता है जिसे स्टोन्स कहते हैं। इस प्रोटीन का आवेश आवेशित श्रृंखलाओं के स्थित अमीनो अम्ल की बहुलता पर निर्भर करता है। स्टोन क्षारीय अमीनो अम्ल आर्जीनी अधिक मात्रा में मिलते हैं। दोनों अमीनो अम्लों का पार्श्व श्रृंखलाओं में धनात्मक होता है। स्टोन अब व्यवस्थित होकर 8 स्टोन अणुओं की एक इकाई बनाता है जिसे स्टोन अष्टक कह देते हैं। 8 अणुओं की इकाई बनाता है। धनात्मक आवेशित स्टोन चारों तरफ ऋणात्मक डीएनए से सटा हुआ होता है। जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। 5.4 में दर्शाया गया है। अब देखो प्रारूप में न्यूक्लियोसोम 2 से 4 युग्म की डीएनए कुंडली होती है। केंद्रक के मिलाने वाली एक संरचना जिस पर न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक मिलते हैं उसे क्रोमेटिन कहते हैं, जो केंद्रक में विभाजित अभिरंजित धागे की तरह की संरचना होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर न्यूक्लियोसोम्स क्रोमेटिन की तरह से डोरी की बीड्स की तरह दिखाई देते हैं। डोरी पर एक के बाद एक छड़ा दिए जाते हैं, इस तरह दिखाई देते हैं। जब ये छड़े डोरी पर एक दूसरे से यूँ कर बांध के जे चढ़ा दिए जाते हैं, ये बीड्स है, यूँ करके बना दिए जाते हैं, चढ़े हुए होते हैं एक दूसरे पर, बीड्स की तरह दिखाई देते हैं। स्वतंत्र रूप से तुम सोच सकते हो एक स्तनधारी कोशिका में ऐसे दाने न्यूक्लियोसोम्स की तरह की संरचना संख्या क्या हो सकती है। डोरी पर बीड्स सदृश क्रोमेटिन कोष्ठक के धागे सूत्रों का निर्माण करते हैं जो कुंडलित संग्रहित होकर कोश का विभाजन के मध्यावस्था में गुणसूत्रों का निर्माण करती हैं। मध्यावस्था में विभाजित होकर के जो क्रोमोसोम पैकेजिंग हेतु आवेदन की आवश्यकता होती है जिसमें समूह को गैर स्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन नॉन स्टोरन क्रोमोसोम प्रोटीन NSC कहते हैं। इसे याद रखो, NSC के नाम से दे सकता है या इससे दे सकता है। एक प्रारूपी केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमेटिन ढीले बने होते हैं, हल्के अभिरंजित होते हैं जिसे यूक्रोमेटिन कहते हैं। काफ़ी अच्छे ढंग से होते हैं, ये गाढ़े रंग के दिखाई पड़ते हैं, उन्हें क्रोमेटिन कहते हैं। अब इतना नेक्स्ट स्लाइड में वर्णन करते हैं इतनी पार्ट का, फिर अगले राउंड पर आनुवांशिक पदार्थ की खोज से चलेंगे। ओके, न्यूक्लिक अम्ल का परिचय। 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल, सजीवों में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, यानी DNA यानी फुल फॉर्म पूछ सकता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल और RNA के राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये बोर्ड परीक्षा में आता रहता है, नीट बेस्ड क्वेश्चन है। आनुवांशिक पदार्थ कौन से होते हैं? जेनेटिक मटेरियल। अधिकतर जीवों में DNA ही मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होता है। कुछ विषाणुओं में, वायरस में RNA आनुवांशिक रूप से कार्य करता है। कौन कौन से? TMB, HIV। इसमें कौन सा काम करता है? RNA के अतिरिक्त आनुषंगिक पदार्थ के अलावा कौन से? RNA के अलावा RNA अनुकूलन, संरचनात्मक और कुछ स्थितियों में उत्प्रेरक एंजाइम का यानी कैटालाइटिक जैसे राइबोजाइम अणु का कार्य भी करता है। कौन करता है? RNA। अब बहुलक पॉलीमर। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स के लंबे बहुलक होते हैं। DNA की लंबाई या न्यूक्लियोटाइड युग्म नी डाटा को ले है नीट में सीधे तौर पर यानी सीधे तौर पर DNA में मौजूद न्यूक्लियोटाइड या क्षार युग्म बेस BP की संख्या पूछी जाती है। देखो, जीवाणु भोजी 5x174 5x174। बैक्टीरिया फेज कितना होता है? 5x174 तक। इसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं, कितना होता है? 5 या 386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ध्यान दें, यह एक रज्जुकी यानी सिंगल स्टैंडर्ड DNA है, इसीलिए यहाँ क्षारीय युग्म नहीं, यहाँ क्षारीय युग्म नहीं बल्कि केवल
न्यूक्लियोटाइड लिखा गया है। जीवाणु भोजी लैम्डा, इसमें 48,502 कितने 48,502 क्षार युग्म बीपी होते हैं। एक चेरचिया कोलाई, इसमें 4.6 × 10⁻6 क्षार युग्म यानी बीपी होते हैं। ठीक। मनुष्य का अगुणित यानी हैप्लॉइड डीएनए में 3.3 × 10⁻9 क्षार युग्म बीपी यानी द्विगुणित या डिप्लॉयड पूछा जाए तो इसका दोगुना यानी इसका दोगुना कितना 6.6 × 10⁻9 बीपी होगा। ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना पूछ ली जाती है। एक न्यूक्लियोटाइड के 3 प्रमुख घटक कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कौन सा है नाइट्रोजनी क्षार, यह भी 2 प्रकार का होता है। नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार का होता है। प्यूरिन्स जिसमें एडेनिल ए, ये जहाँ लिखा होगा तो एडेनिल ग्वानिन जी, ये दोनों डीएनए आरएनए दोनों समान होते हैं। ये डीएनए आरएनए दोनों में कौन समान होता है ए और जी यानी एडेनिन और ग्वानिन। पायरीमिडिन्स साइटोसिन को सी से, यूरेसिल को यू से और थाइमिन को टी से डिनोट करें। देखो साइटोसिन सी डीएनए आरएनए दोनों में मिलता है, याद रखने की बात। और थाइमिन टी केवल डीएनए में मिलता है। इसका दूसरा रासायनिक नाम 5-मेथिल यूरेसिल, कौन सा नाम है 5-मेथिल यूरेसिल है, जो नीट का पसंदीदा क्वेश्चन भी है। यूरेसिल यू से केवल आरएनए में थाइमिन के स्थान पर मिलता है। किसके स्थान पर आरएनए के स्थान पर कौन मिलता है यूरेसिल यानी यू मिलता है। अब पेटो शर्करा 5 कार्बन वाली शर्करा, आरएनए में रिबोस और डीएनए में डीऑक्सी रिबोस शर्करा होती है। और फास्फेट समूह, तीसरा कौन सा फास्फेट समूह की बात कर रहे हैं। फास्फेट जो समूह में महत्वपूर्ण रासायनिक बंध देखते हैं। एन ग्लाइकोसिडिक बंध, एन ग्लाइकोसिडिक बंध लीकेज क्या होता है लिंकेज नाइट्रोजनी क्षार पेंटो शर्करा के 1 हाइड्रोक्स OH समूह से जोड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। किससे जुड़ता है इतने से 1C से कौन OH। अब कहाँ जुड़ता है एडोनोसिन डीऑक्सी एडोनोसिन साइटिडीन में डीऑक्सी साइटिडीन आदि में ये जुड़ जाता है। अब करेंगे फास्फोएस्टर बंध की बात। जब फास्फेट समूह न्यूक्लियोसाइड के 5C के O समूह से जुड़ता है, कितने से 5 से, वो क्या पहले वाला कितना था 1C से, तो क्या बनाता है तब न्यूक्लियोटाइड बनाता है। फास्फोडाइएस्टर बंध न्यूक्लियोटाइड्स के आपस में 3-5 फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा कितने लेता है ये 2 लेता है, जोड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड्स और फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं। 5' सिरा यानी 5 एंड यानी श्रृंखला सिरे के पॉलिडिटी क्या है। श्रृंखला के एक छोर पर शर्करा के 5' कार्बन पर स्वतंत्र फास्फेट समूह होता है, यानी तीसरे सिरा पर 3' एंड यानी दूसरे छोर पर शर्करा के कितने होते हैं 3' कार्बन मुक्त होता है, जिसे स्वतंत्र OH समूह जुड़ा होता है। बस यहीं देखो स्वतंत्र फास्फेट समूह होता है ये, और यहाँ क्या जुड़ रहा है कार्बन होता है जिस पर स्वतंत्र OH समूह जुड़ा होता है, यानी सिरा 3 पर और सिरा 5 के एंड पर। रीड यानी बैकबोन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का मुख्य आधार बैकबोन होती है। किसकी बनी होती है शर्करा और फास्फेट का बना होता है बैकबोन। नाइट्रोजनी क्षार इस मुख्य आधार के अंदर की ओर प्रक्षेपित यानी प्रोजेक्टेड होते हैं,
अब डीएनए आरएनए में मुख्य अंतर इस तत्व का कारण, आरएनए में रिबो शर्करा के 2' स्थिति पर एक अतिरिक्त हाइड्रोक्सिल होता है, समूह होता है किस पर, आरएनए की 2' की स्थिति पर। यह OH समूह और आरएनए को अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और अस्थिर अनस्टेबल बनाता है। कौन बनाता है, OH समूह होता है, और यह कौन सा, आरएनए की रिबो शर्करा, इसकी आरएनए की रिबो शर्करा बनाती है। इसी वजह से जो बनाती है प्रतिक्रियाशील होती है, अधिक बनता है। देखो पीछे देखो इसी वजह से डीएनए आरएनए की तुलना में रासायनिक रूप कम प्रतिक्रियाशील होता है डीएनए। इसी वजह से जो डीएनए है आरएनए की तुलना में, किसकी तुलना में, आरएनए की तुलना में रासायनिक रूप से कम प्रतिक्रियाशील होता है और संरचनात्मक रूप से अधिक स्थिर होता है। यही कारण है कि डीएनए एक बेहतर आनुवंशिक पदार्थ है। ये पूछा क्यों है, इसीलिए है। देखो डीएनए का द्विकुंडली नमूना क्या था, खोज करने की फ्रेडरिच मेसन ने 1869 में यानी 1869 में केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ के रूप में डीएनए की खोज की। इसे न्यूक्लिन नाम दिया गया। अब एक्सरे विवर्तन, मॉरिस विल्किंसन और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने डीएनए के एक्सरे विवर्तन के आंकड़े दिए। किसने दिए थे, मॉरिस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने दिए थे। क्या दिए थे, डीएनए के एक्सरे विवर्तन के आंकड़े। मॉडल, इन आंकड़ों के आधार पर 1953 में जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना का प्रसिद्ध द्विकुंडली मॉडल प्रस्तुत किया था। तो डीएनए की द्विप्रसिद्ध मॉडल फ्रांसिस क्रिक ने प्रस्तुत किया था। और इरविन 4 ग्राफ का नियम केवल डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए है। किसके लिए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए। क्या था, केवल डबल डीएनए के लिए। एडिनिल ए, थाइमिन टी, ग्वामिन जी, जे वाले। साइटोसिन सी के बीच अनुपात हमेशा स्थिर एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक, यानी स्थिर होता है और एक दूसरे के बराबर होता है। अब देखो, अर्थात A/T 1, G 1, G/C, AG, A+G और T+C, यानी प्यूरीन पायरमिडीन बराबर है। याद रखने की चीज़ है, बार बार याद रखो। डीएनए की मुख्य विशेषताएं पूछ ली जाती हैं, वो तो एक्सरसाइज में भी हल होगा, परंतु यहाँ नीट के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। यह 2 पॉलीन्यूक्लियाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जहाँ मुख्य आधार शर्करा फास्फेट होता है और क्षार भीतर की तरफ होते हैं। क्षार कैसे होता है, भीतर की तरफ। कौन आधार होता है, शर्करा फास्फेट का। दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर ध्रुवणता में रखती हैं, यानी कि इसमें एंटी पैरेलल पोलैरिटी में रखती हैं। यदि एक श्रृंखला की ध्रुवणता 5' से कितने में बढ़ जाती है, 3 में आ जाती है, यानी 5 से 3 में, तो इसकी दूसरी कितनी होगी, 3 से 5 में होगी, अर्थात उल्टा व्युत्क्रम हो जाता है, प्रति समानांतर हो जाता है। अब देखो क्षार युग्मन, दोनों रज्जुकाओं क्षार आपस में हाइड्रोजन बंधों, कौन से, हाइड्रोजन H बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कौन जुड़े होते हैं, क्षार युग्मन। ठीक है, कौन जुड़े होते हैं, क्षार युग्मन। A और T के बीच 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं। 2 बंध लिखें, देखो बराबर लगाए, यानी 2 बॉन्ड हैं। अब देखो G और C के बीच में कितने हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है CG के बीच में, और A और T के युग्म की तुलना में अधिक स्थिर है, क्योंकि यहाँ में डबल ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये A और T में, तो ये स्थिर कौन सा होगा, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा। ठीक, हमेशा एक प्यूरीन के सामने एक पायरमिडीन आता है, जिससे दोनों रज्जुकों के बीच की दूरी हमेशा समान 20 एंगस्ट्रॉम से 2 माइक्रोमीटर होती है, 2 nm यानी नैनोमीटर,
नैनोमीटर होती बनी रहती है। देखो नीट के लिए कुछ टिप्स का है। जीवों के डेटा जैसे 5x174 में 5 या 386 न्यूक्लियोटाइड को अच्छी तरह से याद करना या सीधे तौर पर मैच फॉलो यानी मैच में लाने के लिए आता है। ठीक, आप देखो 2-OH की उपस्थिति में शर्करा अस्तर बनती है। कैसी बनती है? इसकी उपस्थिति में। इसे जेनेटिक मटेरियल वाले टॉपिक में से जोड़कर पूछा जाता है, इस वाले को, यानी इसको पूछ लेते हैं 2OH को। ठीक, 4 ग्राफ नियम पर न्यूमेरिकल प्रश्न आते हैं, जैसे यदि डीएनए में 20% एडेनिल है तो साइटोकिन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो अब तो कर लोगे, मैं बता देता हूँ। ए बराबर कितना है? 20%। तो टी कितना हो गया? 20%। तो शेष कितना बचा? दोनों को 100 में से घटाओ, ए और टी को। जो ए होगा उतना ही टी होगा। 60 बचा। 60 में जी 30% हो जाएगा, आधा कर दो 60 का, तो ये सी 30% होगा। ठीक, यानी दोबारा मैं बता देता हूँ, जैसे डीएनए में 20% एडेनिल दे दिया है, तो साइटोसिन यानी साइटोसिन का पूछेगा, ए होगा उतना ही टी होगा। तो ए 20 है तो टी भी 20 हो गया, तो 40 हो गया दोनों मिला के। और 100 में से 40 घटाओ, परसेंटेज का मतलब 100 में से घटा दें, 40 को घटाओ 60 बचेगा। 60 में जी और सी को बराबर बांट दो, यानी आधा कर दो, 30 होगा। जी का पूछो चाहे सी का पूछो। ओके, आप देखो डीएनए 2 कुंडली के आयाम, चित्र दिया हुआ एनसीईआरटी में, इसे पढ़ा है। तो क्या कह रहा है नीट में? इनसे बहुविकल्पी एमसीक्यू पूछे जाता है। कुंडली का घुमाव क्या कहता है? हेलिकल टर्न यानी पिच। डीएनए की कुंडली का एक पूरा घुमाव, एक पिच कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर यानी 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितने का? 34 एंगस्ट्रॉम, 3.4 नैनोमीटर। ठीक, अब देखो चार युग्म प्रति घुमाव पूछ लेता है। कितना होता है? 10 पर मिलते हैं। दो क्षारकों के बीच की दूरी, लगातार दो क्षारकों के बीच की दूरी कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसमें भाग दे देंगे तो कितनी दूरी निकल आएगी? 10 कर देंगे, दशमलव इधर से 3 की ओर आ जाएगा, 0 लगा देंगे। अब देखो समान दूरी का कारक पूछ ले। प्यूरिन बड़ा अणु डबल रिंग हमेशा पायरमिडीन छोटा अणु सिंगल के विपरीत दिशा में आता है, बड़े के में विपरीत आता है, जिससे दोनों रज्जु के बीच की दूरी हमेशा 2 nm यानी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, नैनोमीटर। अब देखो सेंट्रल डोगमा, मूल सिद्धांत है। सेंट्रल डोगमा क्या है? चित्र तुम्हारे 5.5 में है। किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने दिया, प्रस्तुत किया था। यह क्या? यह एक आनुवंशिक सूचनाओं का एक दशकीय बहाव को दर्शाता है, यानी इनडायरेक्ट यानी अनइनडायरेक्शन भाव को दर्शाता है, एक तरफ चला जाता है। जब एक भाव को दर्शाया जा रहा है, सीधा एक भाव की तरफ चल रहा है। अपवाद देखते हैं। अपवाद क्या है? नीट अलर्ट कर देता है कुछ विषाणु जैसे रेट्रोवायरस एचआईवी में सूचना भाव का विपरीत दिशा में यानी आरएनए से डीएनए की तरफ होता है। किसमें होता है? रेट्रोवायरस में या एचआईवी में। इसके विपरीत अनुलेखन होता है, इसे ट्रांसक्रिप्शन यानी टर्मिनेशन कहते हैं। विपरीत होता है, इसे टर्मिनेशन कहते हैं। डीएनए कुंडली का पैकेजिंग चित्र यानी 5.4 है, लंबाई की गणना के देखते हैं। अब देखो एक मनुष्य की द्विगुणित
डिप्लॉयड कोशिका में डीएनए की कुल लंबाई कितनी होती है? 6.6 गुणा 10⁻20 गुणा 0.34 10⁻−9 बीपी बराबर 2.2 कितनी होती है? 2.2। कभी कभी एक आध दो अक्षर कट जाते हैं स्लाइड में, आप अपने हिसाब से देखें, पढ़े लिखे हैं। इतनी बड़ी लंबाई वाले डीएनए का एक सूक्ष्म केंद्रक 10⁻6 मीटर में पैक करने के लिए विशेष प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितने में? 10⁻6 में पैक करने के लिए विशेष प्रोटीन की आवश्यकता होती है। असीम केंद्र की यानी प्रोकैरियोटिक ई कॉइल में पैकेजिंग कैसे करते हैं? इनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, पहली बात असीम केंद्र की में यानी ई कॉइल। और डीएनए जो ऋणात्मक आवेशित है कुछ धनात्मक आवेशित प्रोटीन्स के साथ जुड़कर एक जगह स्थिर हो जाता है, इसे केंद्रकाप यानी न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड यानी केंद्रकाप कहते हैं, तो इसमें एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। आप देखो स्टोन प्रोटीन कैसे धनात्मक है, एक धनात्मक आवेशित और क्षारीय प्रोटीन समूह है। इसकी क्षारकता इसमें प्रचुर मात्रा में मिलने वाले दो अमीनो अम्ल कौन सा? लाइसिन और ऑर्जिनिन स्टो प्रोटीन में। देखो नीट में कई बार पूछा गया, लाइसिन ऑर्जिनिन के कारण होती है, ठीक। स्टोन अष्टक क्या भाई? स्टोन अष्टक 8 स्टोन अणु मिलकर एक इकाई बनाते हैं। न्यूक्लियोसोम ऋणात्मक आवेश होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए इस धनात्मक आवेश के स्टोन अष्टक के चारों तरफ लिपटा रहता है। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में 200 क्षार यानी बीपी कितने? 200 डीएनए होता है। H1 में स्टोन यह न्यूक्लियोसोम को सील यानी बाइंड करने का कार्य करता है। कौन सा करता है? H1 किसको करता है? न्यूक्लियोसोम को सील करने का। देखो क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या है? केंद्रक में न्यूक्लियोसोम के बाद एक जोड़कर धागे जैसी संरचना बनाते जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से यह देखने पर डोरी पर बीड यानी डोरी पर बीड्स की तरह से दिखाई देती है, यानी बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग जैसी दिखाई देती है। क्रोमेटिन किसे देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी से, ठीक है। धागे जैसी संरचना होती है। न्यूक्लियोसोम एक के बाद जुड़कर, कौन जुड़ते हैं? न्यूक्लियोसोम जुड़ते हैं। उच्च स्तर पर पैकेजिंग के लिए गैर स्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कौन से की होती है? गैर स्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन की आवश्यकता होती है, एनएससी की। आप देखो यूक्रोमेटिन बनाम एस्ट्रोक्रोमेन। उच्च स्तर पैकेजिंग के लिए गैर स्टोन के गुणसूत्र प्रोटीन की आवश्यकता होती है, एनएससी की। यूक्रोमेटिन बनाम एस्ट्रोक्रोमेन यानी हेट्रोक्रोमेटिन। देखो भैया लक्षण यूक्रोमेटिन के, फिर हेट्रोक्रोटोन के। पैकेजिंग क्या है? ढीले ढाले बंधे होते हैं भैया, काफ़ी अच्छे ढंग से बने होते हैं, यानी बंधे बॉन्ड में। अब देखो भैया अभिरंजन यानी स्टैनिंग कैसे होता है? हल्का गाढ़ा होता है। सक्रिय अनुलेखन के रूप में अधिक सक्रिय होते हैं, ये निष्क्रिय रहता है। तो यूक्रेटिन और इनको लर्न करना है। देखो इसको याद करना है, ठीक। देखो आनुवांशिक पदार्थों को ग्राफिक रूपांतरण यानी ग्रिप्स एक्सपेरिमेंट 1928 के बाद जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया था, जो निमोनिया रोग फैला। अब पूछ रहे निमोनिया को कौन सा पढ़ाता है? स्ट्रेप्टोकोकस
निमोनी, ये दो भेद होते हैं। प्रभेद यानी स्टेंस के होते हैं, दो होते हैं। एस प्रभेद स्मूथ, एस वाली कैसी होती है, ये स्मूथ होती है, चिकनी। इसमें श्लेष्मा यानी पॉलीसेकेराइड का आवरण होता है, श्लेष्मा का यानी पॉली। यह उग्र प्लुएंट पैथोलॉजिक होता है, यह यानी बीमारी पैदा करता है। बीमारी कौन करता है, एस प्रभेद चिकनी कॉलोनी। और आर प्रभेद यह खुरदरी कॉलोनी होती है, इसमें आवरण नहीं होता है, यह अनुग्र यानी नॉन वायलेंट होता है, यानी बीमारी पैदा नहीं करता है। तो कौन करता है, एस वाला। इनके प्रयोग चरण याद रखेंगे। देखो ऐसे दो आर और ये तीसरा खाली है, ऐसे चिन्ह है, चरण हैं। चलो चरण एस आर ओ। तो ये आपको चार चरण के बारे में ध्यान रखना, किसमें तीर किसे कैसा लग रहा है, और निष्कर्ष दिखते हैं। मृत एस प्रभेद के जीवाणु से कुछ ऐसा पदार्थ रूपांतर तत्व निकलकर जीवित आर प्रभेद में गया, जिससे आर प्रभेद के चिकने आवरण वाले एस प्रभेद में बदल दिया जाता है, यानी रूपांतरित कर दिया जाता है। दोबारा समझें, मृत एस प्रभेद के जीवाणु से कुछ ऐसा पदार्थ निकलता है और जीवित आर में घुस जाता है तथा आर प्रभेद को चिकने आवरण वाले एस प्रभेद में बदल देता है, यानी रूपांतरित कर देता है। ये कार्य करता है। अब कमी देखते हैं। ग्रिफिथ इस रूपांतर तत्व के लिए बायोकेमिकल जैव रासायनिक प्रकृति को नहीं बता पाए थे कि वह डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है। ये कमी रह रही थी, ठीक है, कौन सी कमी, ये कमी बनी रही थी, ठीक है, ये कमी थी। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।